दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में मैं उर्मिलेश। अजीब बात है कि अपने देश के कुछ लोग, खासकर जिनको आप लोग अपनी भाषा में, सोशल मीडिया की भाषा में ट्रोल कहते हैं, मैं देख रहा था कि काफ़ी बड़े पैमाने पर शाहरुख खान का नाम लेकर, उनके परिवार का नाम लेकर इस बात पर कुछ लोग खुशी जता रहे हैं कि शाहरुख खान के पुत्र अपनी माताजी के बर्थडे पर जेल बिता रहे हैं, जेल जेल में उनकी रातें कट रही हैं। लेकिन वही लोग, बड़ी दिलचस्प बात है कि जो लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, वही लोग हत्या के आरोपी 4-4 किसान, एक पत्रकार, इनकी हत्या के आरोपी मोनू भैया यानी आशीष मिश्रा यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र, उनको पुलिस हाथ नहीं लगा पा रही है। उनसे अपील कर रही है बार-बार कि हे हत्या के आरोपी महोदय, कृपया आइए, हमें दर्शन दीजिए, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं आपसे इस पूरे कांड के बारे में। वो लोग अपना इसी में मस्त। तो ट्रोल मस्त हैं इस बात से कि भई मोनू भैया, उनको छूने की पुलिस में औकात नहीं है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे अगर नशे के आरोप में हिरासत में लिए जाते हैं तो उस पर वो खुशी जाहिर करते हैं। हालांकि ये भी अभी आरोपी है, कोई नहीं जानता कि शाहरुख खान के बेटे का क्या स्टेटस उस समय था। अभी तक कोई चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, बहुत सारी चीजें। और नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड जो मुंबई में कर रहा है पिछले काफी दिनों से, खासकर बॉलीवुड को अटैक करने के लिए, और बॉलीवुड में भी चुनिंदा कुछ हस्तियों को अटैक करने के लिए, वो तो अद्भुत है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को एक तरह से डिसमेंटल करने का पूरा एक प्रयास चल रहा है और इसमें सरकारी एजेंसियों को ढकेल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हम आज बॉलीवुड पर बात नहीं करेंगे। आज हम लखीमपुर खीरी पर ही केंद्रित होंगे। हमारे पास इस हफ्ते बात करने के लिए 4 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत लखीमपुर से। देखिए, अभी जो लेटेस्ट पोजीशन है जिसका मैं लगातार इंतजार कर रहा था कि कुछ नई खबर मिले, कोई बड़ी खबर मिले। लेकिन अभी तक की जो खबर है वो ये कि मोनू भैया यानी अजय मिश्र, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके पुत्र आशीष मिश्रा से इन पंक्तियों के बोले जाने तक पूछताछ जारी है। सवाल है कि उनको क्या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी आज? सवाल यह है कि क्या उनको फिर कल बुलाएगी पुलिस? उनको पूरा वक्त मिला है 6 दिन का। इस 6 दिन के वक्त में कोई भी आदमी जो थोड़ा दिमाग से कमजोर भी होगा, वो भी साक्ष्य मिटाने में लग जाएगा। यानी जो एविडेंस होंगे, जो जो सबूत होंगे, उनको मिटाने या समझाने या बुझाने या पटाने में लग जाएगा। फिर ये महोदय तो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं। काफी क्षेत्र में दबंगई है। स्वयं केंद्रीय राज्य मंत्री बता चुके हैं कि मंत्री और सांसद बनने से पहले वो क्या थे, लोग जानते हैं। 25 सितंबर का वीडियो आप देख लीजिए मंत्री जी का। तो हमारा ये कहना है कि प्रशासन ने 6 दिन, पूरा का पूरा 6 दिन मुफ्त का उनको दिया कि आप आराम से रहिए, जहां चाहे वहां रहिए और जो चाहे वो कीजिए। तो इस तरह हत्या के एक आरोपी, हत्या के मामले में जिस पर गंभीर आरोप है, उसको किस तरह ट्रीट किया पुलिस ने इस पूरे प्रक्रिया को, वो काबिले गौर है। और मजे की बात है कि हाल फिलहाल के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं दिखती जैसी लखीमपुर खीरी में हमने देखी है। तो एक तो अपना देश वैसे ही लोकतंत्र के मामले में कमजोर है। एक हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जा रहा है, त्रुटिपूर्ण यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र, और वैसे भी लोकतांत्रिक मिजाज अपने मुल्क का रहा नहीं है। लंबे सदियों से हमारे यहां सामंती संरचना रही है। तो ऐसे मुल्क में तो लोकतंत्र को अगर बनाना है तो उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था के जरिए, संविधान के जरिए। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहां सरकार, सरकारी एजेंसियां, समूचा जो सत्ताधारी तंत्र है, वो लोकतंत्र की बनती हुई प्रक्रिया को
उसको डिसमेंटल कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो कोई और तंत्र खड़ा करना चाहता है। और दोस्तों, लखीमपुर खीरी की पूरी घटना अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर केवल यह नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई घटना के बाद, घटना कैसे होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मंत्री मंत्री और विधायक और सांसद के बारे में कहा जाता है कि वो जनता उसकी मालिक है। लोग उसके आगे, जनता के आगे जाकर सर नवाते हैं कि भाई हमें ध्यान रखिएगा, हमें वोट देना मत भूलिएगा, हम आपके सेवक हैं। लेकिन यहां सेवक की गाड़ी, वो गाड़ी जिसने कि 4-5 लोगों को कुचला था, वो गाड़ी मंत्री की है। और मंत्री की गाड़ी लोगों को कुचलते हुए जाती है। ठीक है, मंत्री उस गाड़ी पर नहीं थे। कौन उस गाड़ी पर था वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये बात सही है कि मंत्री नहीं थे, लेकिन गाड़ी उनकी है। हत्या में उनकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। क्या किसी मुल्क में, भारत जैसे मुल्क में भी, क्या हमने ऐसी घटनाएं आमतौर पे देखी हैं कभी? लेकिन मंत्री भाषण दे रहा है। आज भी लखीमपुर खीरी में अपनी पार्टी के दफ्तर पे खड़ा होकर भाषण दे रहे थे जनता को। उनका भी नाम एफआईआर में है। इसको कोई टीवी पूरम का चैनल नहीं बता रहा है। उनका नाम 120B के रेफरेंस में आया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना चाहिए था। 120B में न जाने कितने लोगों का नाम आता है और उनको पुलिस जो है पकड़ लेती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, थाने बुलाती है। लेकिन मंत्री मंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, वो भी होम मिनिस्ट्री में, देश के सबसे दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर आदमी के सेकंड मैन है, माने डिप्टी हैं। मंत्री के बेटे तक को पुलिस छूने में कतरा रही है। और आज जब वो पुलिस जांच के सामने गए, तब भी देखने लायक दृश्य था कि पुलिस किस स्थिति में उनको ले जा रही थी। तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क को, वैसे अगर देखा जाए कितने सालों का, 7 सालों का पूरा दौर, ये लखीमपुर की घटना अपने देश को बनाना, लोकतंत्र, सॉरी, अपनी डेमोक्रेसी को एक बनाना रिपब्लिक बनाने की तैयारी ही नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत का एक बड़ा एपिसोड है। एक ऐसा एपिसोड जिसमें लगता है कि हम सचमुच बनाना रिपब्लिक बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो किसान मोर्चा है, एसकेएम ने इसको भांप लिया है। उसने भांप लिया है कि ये एक ऐसी कार्रवाई है जिससे कि समूचे किसान आंदोलन को बर्बाद करने की, उसको खत्म करने की साजिश रच रही है सरकार, और प्लस डेमोक्रेसी को भी नेस्तनाबूद करना चाहती है। इसलिए उन्होंने एक्शन प्लान अपना घोषित कर दिया है। उन्होंने 12 अक्टूबर को किसानों का बड़ा प्रदर्शन लखीमपुर खीरी में होगा। शहीद किसान यात्राएं निकलेंगी। 18 अक्टूबर को रेल रोको अभियान चलेगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन, अगर डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई तो 15 अक्टूबर को दशहरा के दिन वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन करेंगे। इसके अलावा 26 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ी किसान महापंचायत करेंगे। इसका मतलब कि लोकतंत्र को डिरेल करने, बचे खुचे लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने की जो एक मंशा है शासन तंत्र की, उसको किसान छोड़ने वाले नहीं है। उसको किसान जो है समझ रहा है इस पूरी की पूरी स्थिति को, और वो लखीमपुर खीरी हत्याकांड को उसने समझ लिया है कि ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा उसके लिए है। बिल्कुल चलते चलते लखीमपुर खीरी कांड पर जो अपनी बात है, उस टिप्पणी को खत्म करने से पहले एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। जिस पत्रकार की हत्या की गई है इस पूरे प्रकरण में, उसको भी कुचल कर मारा गया है। उसका कैमरा अब तक नहीं मिला है। उसके पिता ने पत्रकारों से टिप्पणी में कहा कि वो कवर करने गया था उस कार्यक्रम को जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का होना था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं आए और यह घटना हो गई। वो कैमरा लेकर गया था। इसका मतलब कि जो ये हत्या संबंधी जो पूरा का पूरा जो ये मामला है, उसको निश्चित रूप से उस कैमरे में उसने कैद किया रहा होगा और वो कैमरा गायब है। यह भी एक बड़ा खोज का विषय है कि आखिर वो कैमरा किसके हाथ लगा। क्या उसको अभी सुरक्षित रखा गया है या बर्बाद कर दिया गया है।
लेकिन क्या पुलिस इसकी जांच करेगी? दोस्तों, दूसरी जो बड़ी खबर इस हफ्ते की है वो है कश्मीर में हिंसा। अब ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में जो हिंसा है वो आतंकवादियों ने पूरे देश को ये मैसेज देने के लिए की है कि तालिबान आ गया है, हमें ताकत मिली है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान में जब टेक ओवर तालिबान का हुआ, उसके पहले भी कश्मीर में हिंसा का सिलसिला जारी था। 370 को निष्प्रभावी 370 के एक प्रावधान को निष्प्रभावी किए जाने के बाद 5 अगस्त को 2019 में, उसके बाद भी आतंकवाद वहां खत्म हो गया था, यह सरकार दावा करती थी। लेकिन सरकार के स्वयं रिकॉर्ड में यह बात नहीं थी। घटनाएं तो लगातार घट रही थी। यह जो घटना घटी है निस्संदेह बहुत खतरनाक है, बहुत चिंताजनक है। अभी तक साफ नहीं है कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आरटीएफ जिसको सरकारी एजेंसियां कह रही हैं, इसका कौन नेता है, कौन कमांडर है, कौन ये गिरोह है, ये कहां गिरोह है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बाहर है या कश्मीर के अंदर है, हम सभी जानते हैं। खासकर जो कश्मीर संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि आज के दौर में पिछले कई सालों से होम ग्रोन जो मिलिटेंसी है कश्मीर में बढ़ी है। यानी विदेशी विदेशी जो आतंकी हैं भारत में आकर, कश्मीर में आकर जो अटैक किया करते थे, उसके मुकाबले अब कश्मीर के अंदर से ही मिलिटेंट्स गुट तैयार हो रहे हैं। तो ये आरटीएफ है क्या, इसको सरकार ने, एजेंसियों ने अभी तक साफ साफ नहीं बताया है। लेकिन जिस तरह से चुनिंदा ढंग से लोगों को मारा गया है, जिन लोगों को 90s के दौर में भी नहीं कभी मारा गया था, 90 के दशक में भी नहीं मारा गया था, उनको भी मारा गया। खासकर जो मेडिकल स्टोर चलाने वाले बिंदु साहब, और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, हर समाज में, हर कौम में, उनको भी मारा गया, उनको भी निशाने पर लिया गया। तो ये जो पहलू है, मैं समझता हूं कि बहुत ही विचित्र है, बहुत ही रहस्यमय है और बहुत ही खतरनाक है। इसकी मैं समझता हूं कि पड़ताल होनी चाहिए और एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से इस पर जरूर सोचना चाहिए कि आखिर असलियत लोगों के सामने आए। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 2021 में अब तक 22 नागरिक मारे जा चुके हैं। इन 8 नागरिकों के अलावा जो इधर हाल के दिनों में 5-6 दिन, अब ये संयोग है कि लखीमपुर कांड इधर हो, उसको लेकर गूंज उठी और दूसरी तरफ कश्मीर अचानक धाएं धाएं करने लगा। वहां पर इस तरह से गोलियां चलने लगी घाटी में। तो ये दोनों घटनाएं आसपास हुई हैं, एक बल्कि समानांतर कहा जा सकता है। तो कई बार ऐसा भी लगा जैसे कि अजीब ये क्या हो गया कि एक तरफ लखीमपुर में कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ वैली में अचानक घटनाएं घट गई। तो ये इसके अलावा टोटल 22 नागरिक मारे गए हैं। इस 2021 में अब तक 20 जवान मारे गए हैं। 2019 में 36 नागरिक मारे गए थे और 78 जवान मारे गए थे। इसी तरह से 2020 में 33 नागरिक मारे गए थे और 46 जवान मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक आतंकी घटनाएं हो गई और इसके पहले कोई घटना नहीं हो रही थी, घटनाएं हो रही थी। लेकिन सरकार दावा कर रही थी कि आर्टिकल 370 के एक प्रावधान को निष्प्रभावी किए जाने के बाद कश्मीर में सब कुछ शांत हो गया है, कश्मीर बिल्कुल पटरी पर आ गया है। अरे कश्मीर पटरी पर कैसे आ गया है? कश्मीर के अवाम को आपने उसको एक तरह से आपने उसका गला दबा दिया है, उसको लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है डेमोक्रेसी की प्रोसेस में। मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में आतंकवाद, मिलिटेंसी जैसी चीजों को खत्म करने का जो सबसे बड़ा जरिया है कि लोगों को एम्पावर कीजिए कि वो स्वयं समझें कि मिलिटेंसी कितनी बुरी चीज है, और लोगों के पीपल्स रिप्रेजेंटेशन को, जनता जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहिए इस प्रक्रिया में। लेकिन उन चीजों को इस सरकार ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। और दोस्तों, एयर इंडिया टाटा इंडिया हो गया, यानी टाटा का हो गया। और टाटा कंपनी अब बहुत सारे अखबारों में, मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर कहा जा रहा है जिसका था उसका चला गया। कैसी बात, कितनी बेवकूफाना बात की जा रही है। इस दौर में जब टेक ओवर किया गया था उस समय कई एजेंसियों को किया गया था ऐसे एविएशन की, और तब से ये हमारा एक राष्ट्रीय ध्वजवाहक था, है एयर इंडिया। लेकिन अब वो टाटा के पास गया है तो 18,000 करोड़ में। लेकिन 18,000 करोड़ में जो गया है उसमें भारत सरकार के हाथ में जो कैश रकम आएगी वो 3,000 करोड़ से भी कुछ कम होगी।
दिलचस्प बात यह है, क्यों? क्योंकि जो कर्ज लदा हुआ है, उस कर्ज के एडजस्टमेंट में कुछ रकम, काफ़ी रकम चली जाएगी। और जो अभी तक लेटेस्ट पोज़ीशन है कि 65,000 करोड़ का कर्ज है एयर इंडिया पर। शायद सरकारें चाहती भी यही थी कि वो कभी मुनाफ़े में ना आवे, ताकि बेचना है और लॉजिक एक रहेगा। हालाँकि अब तो लॉजिक ही नहीं रहा, अब तो जो मुनाफ़े वाली कंपनियाँ हैं, उनको भी बेचा जा रहा है। बीपीसीएल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको जल्दी ही बेच दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको बताएँ कि उसमें एयर इंडिया को जो कुल मिलाकर के जो एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद 46-47,000 करोड़ का जो कर्ज है, वो स्वयं भारत सरकार, यानी टेकओवर के बाद भी जो कर्ज अदायगी है, वो भारत सरकार के स्रोतों से होगी। तो भारत सरकार, यानी जनता, यानी हमारे देश की टैक्स पेयर जनता, वो मुक्त नहीं हुई है इस कर्ज की अदायगी से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। अद्भुत किस्म का ये टेक ओवर है। बहरहाल, टाटा कंपनी ने 1 साल का दिया है मोहलत कि 1 साल वो लोगों को रोजगार से हटाएगी नहीं, लेकिन आगे हटाने के लिए वो आजाद है, ऐसा बिल्कुल साफ लगता है। तो कुल मिलाकर स्थितियां अद्भुत होंगी, और इस तरह की कंपनियों में जब टेक ओवर होता है, तो एफर्मेटिव एक्शन के सारे प्रावधान खत्म कर दिए जाते हैं, यानी दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इन कंपनियों में, जितने टेक ओवर हो रहे हैं। और दोस्तों, और चलते चलते बिल्कुल आखिरी जो खबर जो मैं आपको बताना चाहता था कि मुंबई में एनसीबी की, यानी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की, उसमें कई पेज सामने आ रहे हैं। मैंने इसकी चर्चा थोड़ी की है, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया, 11 लोगों को पकड़ा गया, उसमें कई लोगों को छोड़ दिया गया और कुछ लोगों को नहीं छोड़ा गया। जिन लोगों को नहीं छोड़ा गया, उनके कनेक्शन देश की जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, उसके कुछ नेताओं से हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बड़े करीबी लोग हैं, परिजन हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया, और जो सरकारी एजेंसी को दुर्जन, विद इन द कोर्ट, जो स्वजन नहीं दुर्जन नजर आए, उनको पकड़ लिया गया। तो एनसीबी पर, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगा है। अब देखना है कि नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, अभी तक सीबीआई पर, अभी तक ईडी पर इस तरह के आरोप लगा करते थे, लेकिन एनसीबी बहुत बुरी तरह इस तरह के आरोपों की घेराबंदी में है। क्या वो सत्तारूढ़ दल की एजेंसी के तौर पे काम करने लगी है, भारत सरकार की एजेंसी के बजाय? ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि तोहमत आरोप उसके ऊपर लगा है। तो दोस्तों, इस हफ्ते की खबरों के साथ मैं अपनी बात आज खत्म कर रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।